नमस्कार दोस्तों, एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं अरविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही जल्दी आईसीआर की एग्जाम हमारे सामने है। आईसीआर की एग्जाम में हम बहुत अच्छे से स्कोर कर सके, इसलिए किस तरह का पेपर आएगा ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो जो स्टूडेंट एबीसी ग्रुप से, इसके अलावा पीसीए ग्रुप से इसमें शामिल हो रहे हैं, उनके लिए एग्रीकल्चर प्रीवियस ईयर का पेपर में लेकर आया हूं। आज हम उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। 2019 में आईसीआर का जो पेपर एनटीए एजेंसी ने लिया था, अब हम उसको यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस तरह के प्रश्न आए थे। इससे आपको इस साल की जो आईसीआर की परीक्षा है उसको देने में बहुत ही मदद मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बीज को किस वनस्पति रूप में परिभाषित किया गया है? बीज को किस वनस्पति रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर है परिपक्व बीजांड, मैच्योर, इसे हम कहते हैं ओव्यूल। अब यहाँ पर आप देख रहे हो अलग अलग आंसर है। परिपक्व अंडाशय, अब परिपक्व अंडाशय की अगर बात करें तो परिपक्व अंडाशय जो होता है, इससे तो पूरा फल बना होता है। पूरा फल आप देखेंगे वो परिपक्व अंडाशय होता है, मैच्योर्ड ओवरी। ये जो पूरा फल हम देख रहे हैं ये बना होता है परिपक्व अंडाशय से। परिपक्व भ्रूण की बात करें, ये जो भ्रूण है ये किसके अंदर होता है? तो ये भ्रूण पाया जाता है बीजांड के अंदर। ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये बीजांड के अंदर पाया जाता है। और इस भ्रूण के लिए, ये जो भ्रूण है इसके लिए जो भोजन है, ये भोजन जो है ये परिपक्व जो एंडोस्पर्म है उससे भ्रूण को भोजन मिलता है। लेकिन हमारे से क्वेश्चन किया गया है कि बीज किसे कहेंगे? तो जो मैच्योर्ड ओव्यूल है, इस मैच्योर्ड ओव्यूल को ही हम बीज कहते हैं। यही आगे जाकर पौधे में बदलता है। इस तरह से हमने बात की। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ आए तो भारत के किस राज्य में जलीय कृषि का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो जलीय कृषि मतलब एक्वाकल्चर, या पानी के अंदर जो हम खेती करते हैं, तो इसमें फर्स्ट आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसमें पहले स्थान पर है। ये आप यहाँ पर देख रहे हो, ये है जलीय खेती। जलीय खेती में मछली पालन, झींगा, इन सब का, समुद्री जो जीव हैं इनका उत्पादन हम करते हैं। इसमें हम प्रथम स्थान पर देखें, एक्वाकल्चर प्रोडक्शन इसे कहा जा रहा है। इसमें अगर हम प्रथम स्थान पर बात करें तो इसमें प्रथम स्थान पर आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश फर्स्ट है। सेकंड है इसमें पश्चिम बंगाल। थर्ड रैंक पर आता है तमिलनाडु। और जो फोर्थ रैंक है ये केरला की है। अगर प्रोडक्शन देखा जाए आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश का हम प्रोडक्शन देखते हैं 34.5 लाख मेट्रिक टन। $34.5 लाख मेट्रिक टन ये आंध्र प्रदेश का है। इसके करीब आधा 17.42 लाख मेट्रिक टन ये पश्चिम बंगाल का प्रोडक्शन है। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट रैंक पर कौन है? आंध्र प्रदेश, सेकंड पश्चिम बंगाल, थर्ड तमिलनाडु एंड फोर्थ जो रैंक है ये केरला की है। इसमें हम बात कर रहे हैं एक्वाकल्चर प्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम चलें। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बीएचयू में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। बीएचयू में भी हमने पढ़ा था कि प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है। तो आप देखेंगे जो राइबोसोम होते हैं, ये आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये करते हैं प्रोटीन का संश्लेषण। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ये क्वेश्चन बीएचयू के एग्जाम में भी पूछा गया है। ये डिस्कशन हमने बीएचयू के पेपर में भी किया था। उसी तरह से बीएचयू में ये प्रश्न भी आया है कि भारत में केले का सामान्य रोग कौन सा? तो भारत में केले का सामान्य रोग है बंची टाप। बंची टाप जो है ये केले का सामान्य रोग है भारत में। बंची टाप ये जो रोग है ये विषाणु जनित रोग होता है। विषाणु द्वारा
होने वाला, वायरस द्वारा होने वाला रोग है। वायरस के द्वारा होने वाला रोग है वंचिता। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये है वंचिता। इसमें ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है केले का, ये गुच्छे में बदलने लगता है, और गुच्छे में बदलने के कारण ही हमने इसे कहा है वंचिता। वंच मतलब गुच्छा, टाप मतलब ऊपर। विषाणु द्वारा होता है, और इसका जो वेक्टर है, इसका जो वेक्टर है वो होता है एफिड। एफिड जो है ये इसका वेक्टर है, वेक्टर इंसेक्ट है, जो बीमार से स्वस्थ पौधे में इस रोग को फैलाता है। इसके अलावा हम देखें तो ये ब्लैक सिगाटोका डिजीज है, प्लांट में इस तरह से हो जाता है। इसके अलावा हम बात करें, ये पनामा विल्ट है, पनामा विल्ट से ग्रसित ये पौधा है, और उसी तरह से फ्यूजेरियम विल्ट भी होती है। ये इस तरह से केले में होने वाले प्रमुख रोग हैं। हम बात कर रहे हैं वंची टॉप की। वंची टॉप विषाणु द्वारा होता है, और एफिड जो कीट है ये इसका वाहक होता है, वेक्टर माना जाता है। इस तरह से अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अल्फांजो किसकी लोकप्रिय किस्म है? ये आप सब जानते हैं, जिसने भी आम के बारे में बात की होगी, हर व्यक्ति अल्फांजो को जानता है। आम की बहुत ही फेमस किस्म है, यह अल्फांजो है। अल्फांजो है, अल्फांजो किस्म आम की निर्यातक किस्म है। निर्यातक मतलब जिसका एक्सपोर्ट होता है, ऐसी किस्म है। ये आप देख रहे होंगे, ये अल्फांजो आम है। लेकिन इसके अंदर एक गंभीर समस्या पाई जाती है, उस गंभीर समस्या को समझना जरूरी है। इसके अंदर एक गंभीर समस्या पाई जाती है, और वो क्या है? स्पॉन्जी टिश्यू। स्पॉन्जी टिश्यू जो है, ये एक गंभीर समस्या इसके अंदर पाई जाती है। इस तरह से ये वाला पोर्शन खाली रहेगा, इसमें रस नहीं रहेगा। बाद में ये सफेद पीले से काला होने लगता है, और ये जो है समस्या खास तौर से जो अल्फांजो किस्म है आम की, उसी में पाई जाती है। तो जितना जरूरी यहाँ पर ये किस्म की बात करना है, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इसका ये महत्वपूर्ण विकार है स्पॉन्जी टिश्यू। ये अल्फांजो किस्म में होने वाला महत्वपूर्ण विकार है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो निम्न में से किस समूह की मछलियों को भारत में सबसे अधिक पाला जाता है? तो भारत में जो कार्प मछलियां होती हैं, इनकी खेती सबसे ज्यादा होती है, इनको पाला जाता है। जैसे ये देखें, ये केटफिश है, केटफिश है ना, इसका ज्यादा पालन हमारे यहाँ नहीं होता है। इसकी बाद हम बात करें, ये कार्प मछली है, ये कार्प, और ये है झींगा। ये झींगा उत्पादन जो है ये भी होता है, बट सबसे ज्यादा कार्प्स जो मछलियां होती हैं, इनकी हमारे यहाँ पालन होता है। सजावटी, ये तो ऐसी ऑप्शन दिया हुआ है, सजावट के लिए हम बात कर रहे हैं कि इन मछलियों को पाला जाता है, तो जो घर के अंदर रखते हैं सजावट में, उनकी बात हो रही है। बट कार्प जो मछलियां होती हैं, इनका सबसे ज्यादा भारत के अंदर पालन होता है। अगले प्रश्न की तरफ मैं चलता हूं। सेरीकल्चर उत्पादन प्रणाली में क्या होता है? तो सेरीकल्चर का मीनिंग होता है रेशम कीट का पालन। रेशम का जो उत्पादन होता है, उस उत्पादन को ही हम सेरीकल्चर कहेंगे। फिर हमने देखा मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी जो पालन है, ये देखोगे आप, मधुमक्खी पालन, इसे हम क्या बोलेंगे? एपीकल्चर। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन। ये जो मछली पालन है, इसे हम पीसीकल्चर। रेशम कीट पालन को आपने जाना ही है कि इसको हमने सेरीकल्चर कहा है। कंपोस्ट जो है, इसमें जब कंपोस्ट इसमें हम वर्म्स का यूज करते हैं। वर्म्स मतलब केचुए। केचुआ जो है, इसका हम यूज करते हैं, इसे कहा जाता है वर्मी कंपोस्ट। रियरिंग ऑफ वर्म्स फॉर कंपोस्टिंग, ये इसमें हम वर्म्स का यूज करते हैं। अर्थवर्म जो है, इसकी जो स्पीसीज है उनको हम यूज करते हैं, इसे हम कहेंगे वर्मी कल्चर। इनको रेयरिंग करना, जो हम फिश वगैरह की रेयरिंग करते हैं उसको पीसी कल्चर।
सिल्क वर्म की अगर बात की जाए, सिल्क वर्म हम सिल्क प्रोडक्शन के लिए करते हैं तो सेरीकल्चर कहेंगे, और हनी बी जो होती है उसकी रीडिंग को कहा जाता है एपीकल्चर। इसी तरह से अगले प्रश्न पर हम चलें, बैंगन की छोटी पत्ती रोग किस कारण से होता है? तो छोटी पत्ती रोग जो है ये बैंगन का ये होता है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा या इसे हम कहते हैं MLO, माइक्रोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, कवक जीव द्रव्य भी इसे कहा जाता है। इसके द्वारा होने वाला ये रोग है। ये इस तरह से आप देखेंगे, ये स्वस्थ पौधा नजर आ रहा है, बढ़िया पत्तियां हैं, लेकिन इन्फेक्टेड प्लांट देखेंगे तो उसमें पत्तियां इस तरह से गुच्छों का रूप धारण कर लेती हैं। ये जो MLO होता है, इसको फैलाने का अगर काम की बात की जाए तो ये जो माइकोप्लाज्मा है इसका वेक्टर अगर देखें तो ये होता है लीफ हॉपर। लीफ हॉपर जो है ये इसको फैलाने का काम करता है। ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये इसका लीफ हॉपर, ये कीट है, ये बीमार पौधे से स्वस्थ में जाकर उसे भी इन्फेक्टेड कर सकता है। MLO को फैलाने का काम ये लीफ हॉपर करता है। और ये यहाँ पर ये जो है ये क्या चीज है? तो ये है सूत्रकृमि, सूत्रकृमि इसे हम कहते हैं, या नेमाटोड जो है ये नेमाटोड का चित्र है। नेमाटोड इसके अंदर जड़ ग्रंथि रोग जो होता है, टमाटर आदि में जड़ ग्रंथि रोग इसके कारण होता है। बट हम छोटी पत्ती रोग, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल की बात करेंगे तो इसका रोगजनक माइकोप्लाज्मा है। इसको फैलाने वाला जो वाहक है वो लीफ हॉपर है, जो इसको फैलाने का काम करता है। इसी तरह से आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर होता है जूट। जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर, जबकि कॉटन जो है ये व्हाइट फाइबर है, ये सफेद रंग का है। जूट जो है, जूट को हम कहते हैं गोल्डन फाइबर। इसका जो रेशा होता है उस रेशे को हम बास्ट कहते हैं। कपास का जो रेशा है इस रेशे को हम लिंट कहेंगे। लिंसीड का जो रेशा है इसे हम कहेंगे फ्लेक्स, इसे फ्लेक्स कहा जाता है। और सनहेम्प जो है या सनई जो है इसके बहुत सारे उपयोग हैं। ये हरी खाद वाली फसल भी है। हरी खाद के साथ साथ इससे हमारे को रेशा भी प्राप्त होता है, इसके तने से हमें रेशा भी प्राप्त होता है। तो गोल्डन फाइबर जूट को, और ये जो है सिल्वर या व्हाइट फाइबर जो है ये कॉटन का होता है। इसी तरह से आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? बायोगैस में प्रमुख जो घटक है वो है मीथेन। मीथेन जो है ये बायोगैस में मुख्य रूप से ये पाई जाती है। 65% के अप्रॉक्स बायोगैस में मीथेन होती है। ये बायोगैस संयंत्र क्या है? बायोगैस संयंत्र में यहां से आप देखोगे ये इनलेट है, यहां से गोबर को पानी के साथ घोलकर हम इस गड्ढे के अंदर डालेंगे। अब ये जो गड्ढा है ये पूरी तरह से पैक होता है, तो यहां पर गोबर का विच्छेदन होता है अवायुजीवी, अवायुजीवी विच्छेदन होगा। और जब अवायुजीवी विच्छेदन होता है तो यहां से आप देखोगे गैस निकलती है इस तरह से। ये जो गैस निकलती है इसी को कहा जाता है बायोगैस। और बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस है? मीथेन। मीथेन एक ज्वलनशील गैस है, तो इसे हम क्या करेंगे, ये जो पाइपलाइन है इससे हम इसको किचन में ले जाएंगे। किचन में हमारा जो गैस स्टोव है उससे कनेक्ट कर देंगे। हम लोग भोजन बनाने के लिए इस गैस का यूज कर सकते हैं। और ये जो गोबर सड़ जाता है, सड़ा हुआ गोबर हल्का होकर ऊपर आ जाएगा, और ये दूसरे वाले इधर हम देखेंगे ये यहाँ पर आउटलेट वाले चेंबर में आ जाएगा। इसे हम स्लरी कहते हैं। और स्लरी को एक अच्छा
सड़ा हुआ खाद भी माना जाता है। बढ़िया खाद है ये जो खाद है गोबर की खाद से बहुत अच्छा खाद होता है। इसको हम गोबर की खाद की जगह यूज कर सकते हैं। और दूसरा हमारे को यहाँ पर गैस भी मिल रही है और ये पर्यावरण आदि के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये बायोगैस संयंत्र है और इसमें जो गैस है उसमें प्रमुख रूप से पाई जाती है मीथेन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न हेटेरोसिस। हेटेरोसिस क्या है? तो पितरों की अपेक्षा उत्तम F1 का उत्पादन करना। हेटेरोसिस ये यहां लिखा हुआ है, इसे हम कहेंगे संकर ओज। संकर ओज। और संकर ओज का मीनिंग ये है कि जब संतति में अपने माता पिता से भी अच्छे कैरेक्टर आ जाते हैं, उनसे भी बेहतर होती है, तो इसे हम कहेंगे हेटेरोसिस या संकर ओज। यहाँ यही कहा है पितरों। पितरों मतलब अपने जो पूर्वज होते हैं माता पिता की अपेक्षा उत्तम F1 जो पीढ़ी है वो इससे भी बेहतर होती है। जैसे हम यहाँ देखो, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने दो इनब्रिड लाइन ली है, एक ये है एक ये है। मान लो ये कैपिटल डी है, ये स्मॉल डी है। ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों हमने ली है इनब्रिड लाइन, सेम इनब्रिड लाइन ली है। अब यहां पर जब हमने क्रॉस कराया तो ये जो हाइब्रिड है ये क्या हो जाएगा? इस तरह से। और ये वाला जो कैरेक्टर इसमें आएगा और आप देख रहे होंगे कि ये अपने मदर फादर से भी बेहतर है और इसी को कहा जाता है हाइब्रिड विगर और हेटेरोसिस। हाइब्रिड विगर और हेटेरोसिस। हाइब्रिड विगर मीनिंग होता है संकर ओज। तो संतति जब अपने माता पिता से भी बेहतर परफॉर्मेंस देती है तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम कहेंगे क्या? हेटेरोसिस। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न हमारे पास है वो है बिजाई से चावल उगाने हेतु उपयुक्त शाकनाशी कौन सा है? तो इसमें आएगा ब्यूटाक्लोर। देखो बात हो रही है यहाँ बिजाई की। बिजाई का मीनिंग क्या है? बिजाई का मीनिंग है डायरेक्ट सीड की सोइंग करना। वैसे आपने देखा होगा कि धान में क्या करते हैं, धान में हम लोग पहले पडलिंग करते हैं, फिर हम धान के जो प्लांट होते हैं, राइस के प्लांट तैयार करते हैं, फिर उसकी ट्रांसप्लांटिंग होती है। बट यहां पर हमने ट्रांसप्लांटिंग नहीं की है, ये डायरेक्ट सीडेड है। डायरेक्ट सीडेड का मतलब है कि सीधा बीज बो दिया, जैसे गेहूं आदि बोते हैं उस तरह से हमने धान का सीधा बीज बो दिया। तो यहाँ पर खरपतवार नियंत्रण के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? तो हम बात कर रहे हैं ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर का अगर हम ट्रेड नेम देखें तो इसका ट्रेड नेम है मेचेटी लिक्विड। मेचेटी लिक्विड के नाम से ये मार्केट में आपको मिलेगा। इसकी हम 2 to 3 kg पर हेक्टेयर हम इसको यूज करते हैं बिफोर प्लांटिंग बोल रहे हैं हम यहाँ पर, बट यहाँ हम बिफोर सोइंग भी इसको बोल सकते हैं। इस तरह से डायरेक्ट सीडेड है, सीधे हमने यहाँ बुआई की है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ब्यूटाक्लोर। अगर हमने यहाँ पर क्या किया, अगर हमने यहाँ पर ये किया होता कि कीचड़ मचाकर पडलिंग करके ट्रांसप्लांटिंग की होती तो बिफोर प्लांटिंग कहते हैं। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट सोइंग कर रहे हैं, तो बिफोर सोइंग भी हम इसका यूज कर सकते हैं। 2 to 3 kg पर हेक्टेयर। ट्रेड नेम क्या है? मेचेटी लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हवा के वेग की माप के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है। वेग के लिए हम यूज करते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो है इसको यूज किया जाता है वेग के लिए। ये इस तरह का ये डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है। ये जब हवा चलती है तो ये ऐसा रिवॉल्विंग कप्स लगे हुए हैं, ये ऐसे राउंड लेंगे और यहाँ पर ये इस तरह से ये लगा हुआ है जनरेटर जैसा, ये हमारे को उसका क्या बता देगा? वेग बता देगा।
दूसरा हम बात करते हैं विंड वेन, ये है, ये हमें क्या बताएगा, तो ये हमें बताता है हवा की गति, तो सॉरी दिशा, ये हमारे को हवा की क्या बताएगा, दिशा। फिर हमने देखा एनीमोमीटर ने हमारे को क्या बताया, इसने बताया वेग। साइक्रोमीटर जो है ये, इसको हम आर्द्रता मापी भी कह सकते हैं, ये जो हमारे पास है ये साइक्रोमीटर है। फिर आता है लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर को हम किसके लिए यूज करते हैं, तो दूध में दूध का जो आपेक्षिक घनत्व होता है इसको मापने के लिए हम यूज करते हैं लेक्टोमीटर। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये एनीमोमीटर है, इसके बाद ये विंड वेन। तो इस तरह से अलग अलग काम के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करते हैं। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है, परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए घरों में सब्जियों का उगाना। हमारे घर के आसपास की जो खाली पड़ी हुई जगह है उसमें उगाते हैं, तो इसे रसोई उद्यान, रसोई बगीचा, या इसे हम कहेंगे किचन गार्डन। इसे कहा जाता है सबसे प्राचीन जो बगीचा है उसी को कहा जाता है रसोई उद्यान, किचन गार्डन। साग सब्जी बगीचा, या इसको कहा जा रहा है ट्रक गार्डन। ट्रक गार्डन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विशाल स्तर पर सब्जियों को उगाना। अब विशाल स्तर पर उगा रहे हैं मतलब बड़े क्षेत्र में उगा रहे हैं, तो ये कोई हमारी घरेलू आवश्यकता के लिए नहीं है। इसे हम मार्केट में ट्रक से ले जाकर बेचेंगे, इसे ट्रक गार्डनिंग कहा। मार्केट गार्डनिंग क्या है, तो मार्केट गार्डनिंग का मतलब होता है स्थानीय बाजार की मांग को ध्यान में रखकर जब हम उगाते हैं तो इसे कहा जाएगा मार्केट गार्डनिंग। 15 से 25 किलोमीटर तक की रेंज के लिए हम उगाते हैं। फिर आता प्लावी बगीचा। प्लावी बगीचा, या इसे हम कहते हैं फ्लोटिंग गार्डन। ये जो फ्लोटिंग गार्डन है ये आपको कश्मीर में जो डल झील है, डल झील ये श्रीनगर में है। डल झील जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, तो वहां पर क्या है, ये फ्लोटिंग गार्डन होता है, तैरता हुआ उद्यान होता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये इस तरह से डल झील में तैरते हुए, ये आप देख रहे हो फूल लगे हैं, यहाँ पर आप इधर देखोगे सब्जियां लगी हैं, और इसी तरह से वहां पर व्यापार भी होता है। ये आप देख रहे हो कि बोट में रख के, नाव में रख के सब्जियों को ले जा रहे हैं, ये बेचने वाले लोग हैं। खरीदार भी इसी तरह से आते हैं, वो भी इसी तरह से इस सब्जियों को खरीदारी करते हैं। तो क्योंकि वो झील में पानी के ऊपर कर रहे हैं तैरती हुई, तो इसे कहा जाता है फ्लोटिंग गार्डन, प्लावी बगीचा। कश्मीर की डल झील में आपको ये देखने को मिलेगा। आगे बढ़े तो पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी रोपण प्रणाली अपनाई जाती है। ये पेड़ पौधे लगाने के तरीके हैं, उनकी विधियां हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में हम कंटूर प्रणाली का यूज करते हैं। जैसे ही पहाड़ी शब्द आए, आपको एक बात ध्यान रखना है कि कंटूर की ही बात हो रही है। कंटूर पहाड़ों के लिए ही यूज करते हैं। सबसे पहले हम ये जो मेथड देख रहे हैं, हम कंटूर विधि की पहले बात करते हैं। ये वाला जो सिस्टम है, इसे हमने कहा है कंटूर सिस्टम, कंटूर प्रणाली। इस प्रणाली में आप देखेंगे ये पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाके को इस तरह से काट कर, सीढ़ी आदि बनाकर हम उस पर वृक्षारोपण करते हैं। यहाँ पर पहाड़ को इस तरह से काटा जाता है, ऐसी सीढ़ियां या वेदिकाएं बन जाती हैं। ये इस तरह की सीढ़ियां और वेदिकाएं होती हैं, और ये जो वेदिकाएं हैं इनके ऊपर वृक्षारोपण किया जाता है। ये यहाँ पर, ये इनके ऊपर इस तरह से हम वृक्ष लगा देते हैं। तो इस मेथड को, ये जो विधि है, इस विधि को कहा जाएगा कंटूर विधि। ये पहाड़ी क्षेत्रों के लिए हो गई। फिर हम क्या देख रहे हैं, हेक्सागोनल सिस्टम। ये हेक्सागोनल जैसे आ जाए षटकोणीय कहेंगे। षटकोणीय क्यों कहा,
क्योंकि इसमें इस तरह से षटभुज होता है, षटभुज के 6 कोने होते हैं और सभी 6 कोनों के ऊपर एक एक पौधा लगा दिया जाता है और आखिरी में 7वां पौधा हम षटभुज के केंद्र में लगा देते हैं। ये षटभुजाकार विधि कहलाई। अगली विधि को हमने कहा है ट्रायंगुलर मेथड। ये इसे कहा जाता है त्रिकोणीय विधि। इसमें जो फील्ड रहता है उसको इस तरह से त्रिकोण में बांट लेते हैं और फिर ये जो त्रिकोण होता है इसके तीनों कोणों के ऊपर इस तरह से पौधे लगाए जाते हैं। इस विधि को त्रिभुजाकार विधि कहेंगे। आखिरी में हमारे पास आती है डायगोनल या विकर्ण विधि। इसमें क्या होता है कि वर्गाकार विधि की तरह हम चारों कोणों के ऊपर एक एक पौधा लगा देंगे और लास्ट में इसके केंद्र में एक पौधा लगाया जाता है कम अवधि वाला। ये पौधा कम अवधि वाला होता है, इसे हम कहते हैं पूरक पौधा। तो चारों कोणों पर मुख्य पौधे हो गए, बीच में कम अवधि वाला पूरक पौधा हो गया। इस विधि को डायगोनल विधि या विकर्ण विधि भी कहा जाता है। तो ये सारी जो विधियां हैं ये पौधे लगाने की विधियां हैं। कंटूर जो विधि हमने कहा, कंटूर विधि का उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। क्लियर है? तो इस तरह से हम पौधों को, फल वृक्षों को अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़े तो अगला विधि है सूक्ष्म प्रवर्धन में रोग मुक्त पौधे किस माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। माइक्रो प्रोपोगेशन की बात हो रही है। माइक्रो प्रोपोगेशन मतलब टिश्यू कल्चर। तो इसमें हम देखते हैं जो मेरिस्टेम कल्चर होता है, विभाजोत्तक संवर्धन, इससे हमारे को स्वस्थ पौधा मिलता है। ये जो सारे तरीके हैं, ये सारी जो विधियां हैं, ये किसकी हैं? टिश्यू कल्चर जो मेथड होती है उसकी अलग अलग विधियां हैं। हम यहाँ पर देखें, ये एंथर कल्चर है। एंथर कल्चर में क्या लेंगे? एंथर, और एंथर से हम नया पौधा तैयार करते हैं तो इसे कहा जाता है परागकोश संवर्धन या एंथर कल्चर। फिर हमने क्या कहा? एम्ब्रियो लिया और उससे हम तैयार करेंगे तो इस मेथड को एम्ब्रियो कल्चर मेथड कहेंगे। फिर हमने क्या कहा? सेल कल्चर। हमने सेल ली है और सेल से हम नए पौधे तैयार कर रहे हैं, उसे सेल कल्चर कहा जाएगा। बट इन सब में क्या होता है कि ये सारे जो भाग हैं ये परिपक्व सेल हैं और अगर पौधा किसी रोग से ग्रसित है तो ये सेल के अंदर भी उसके रोगजनक हो सकते हैं। तो अगर हम क्या चाहते हैं कि रोग मुक्त पौधा चाहते हैं, अगर रोग मुक्त पौधा चाहते हैं तो हमें कोई नई सेल लेना पड़ेगी, नई कोशिका लेना पड़ेगी जो अभी अभी विभाजित हुई है, विभाजन का कार्य कर रही है, तो इसके अंदर रोग नहीं होगा। जैसे जन्मजात रोगों को छोड़कर, जैसे हम बात करें, हमारी बात करें, जन्मजात रोग छोड़ दिया जाए तो नया जो बच्चा रहता है वो रोग मुक्त रहता है। तो उसी तरह से नई कोशिका विभाजित जो होती है वो रोग मुक्त होती है। अगर हम उस विभाजोत्तक संवर्धन में हम उसको यूज करेंगे तो आप देखोगे कि रोग मुक्त हो। बाकी जो सेल लिए हमने, ये सब टिश्यू कल्चर में यूज किए जाने वाली तकनीक है। बाकी में रोग मुक्त पौधा आपको नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन इसमें मिल जाएगा मेरिस्टेम कल्चर। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम चलें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फल जेली बनाने के लिए उपयुक्त है? तो जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल होता है अमरूद। अमरूद जो है जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल है। ये देखोगे, ये अमरूद का फल है और ये उससे तैयार जेली है। अमरूद को हमने सबसे बेहतरीन फल कहा है। कारण क्या है इसका? कि जेली बनाने के लिए जो फल होते हैं इनमें पेक्टिन और अम्ल, ये दोनों चीजें आवश्यक है और अमरूद के अंदर ये दोनों पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इसलिए अमरूद जो है ये जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल है।
कैसा अमरूद लेंगे? तो अध पका अमरूद जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़े। अगला प्रश्न हमारे पास है, जीजे मेंडल कहाँ के थे? तो मेंडल को आप सभी जानते हैं। ये जो मेंडल हैं ये ऑस्ट्रिया के थे। ऑस्ट्रिया के थे जीजे मेंडल। ये जीजे मेंडल हैं, ये आप जानते हो जीजे मेंडल को, फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के पिता इनको कहते हैं। कब से कब तक? तो 1856 से 1863 के बीच में मेंडल ने ये सब चीजें प्रयोग की। उन्होंने 28,000 पौधे लिए थे। किसके किसके पौधे लिए थे? तो मटर के पौधों पर इन्होंने प्रयोग किए। उन्होंने मुख्य रूप से 7 कैरेक्टर लिए थे और उनमें 2 चीजें देखी थी, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, प्रभावी और अप्रभावी। पहला लक्षण लिया था पौधे की हाइट, इसमें टॉल एंड शॉर्ट, लंबा और बोना पौधा देखा। फिर सीड का शेप, बीज का आकार कैसा आकार था? तो गोल और रिंकल्ड। आपने देखा होगा एक चिकना सा गोल बीज दिखता है, एक थोड़ा सा सिकड़ा हुआ सा आपको दिखेगा। सीड का कलर लिया था, बीज का रंग इन्होंने लिया येलो एंड ग्रीन। फिर क्या लिया था? पोड का शेप, फली का आकार कैसा? फुल एंड ये यहाँ पर क्या देख रहे हैं? फ्लैट, फ्लैट और फुल, 2 तरह की ली। फिर पोड का कलर लिया था इन्होंने, कलर में ग्रीन एंड येलो। देन क्या लिया है? फ्लावर की पोजीशन ली थी इन्होंने, फ्लावर कहां पर है ना? एक्सियल बड है या टर्मिनल है, ये ऐसा लिया था। इसके अलावा इन्होंने लिया था फ्लावर का कलर वॉयलेट एंड व्हाइट। ये जो मेन 7 कैरेक्टर जो थे ये इन्होंने प्लांट के लिए थे मटर में, और उससे अपने प्रयोग किए थे। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ये ऑस्ट्रिया के थे। गुलाब का व्यावसायिक रूप से प्रवर्धन कैसे किया जाता है? ये हमने बीएचयू में भी पढ़ा था कि गुलाब का व्यावसायिक प्रवर्धन जो है ये टी बडिंग द्वारा होता है। कलिका चढ़ाकर हम करते हैं। कलिकायन द्वारा गुलाब में व्यावसायिक प्रवर्धन का काम होता है। और कलिका में भी कौन सी वाली? टी बडिंग, ये हमने बात की थी। जो मूल ग्रंथ होता है, देसी जो पौधा है उसका मूल ग्रंथ लेंगे। मूल ग्रंथ पर हम टी आकार का चीरा लगाते हैं इस तरह का, इसीलिए इसे टी बडिंग कहा। और एक मात्र वृक्ष है, वहां से हम कलिका को लाकर इसके ऊपर लगा देते हैं, चिपका कर बांध देते हैं और नया पौधा तैयार हो जाता है। इसे हमने कहा है टी बडिंग या टी कलिका है। ये गुलाब के व्यावसायिक प्रसारण की विधि है। फिर हमने क्या कहा? एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग या वायु स्तर, या इसे गुटी भी कहा जाता है। गुटी या मार्केटेज भी हम इसे कहते हैं। यह अमरूद के व्यावसायिक प्रसारण की विधि है। अमरूद के व्यावसायिक प्रसारण की विधि है ये। इसमें हमने क्या किया? यहाँ पर एक पौधा लिया, ये जो पौधा है इसमें यहाँ से यहाँ पर हमने क्या किया? छाल को निकाल दिया। ये इस तरह से छाल निकालकर इस पे हमने माध्यम को बांध दिया पॉलीथीन से। बाद में इसमें इस तरह की जड़ें निकल आएगी और जड़ें निकलने के बाद इस भाग को यहाँ से काट कर नए पौधे के रूप में हम इसको लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं भेंट कलम या इनार्चिंग। ये इनार्चिंग विधि है। इसका उपयोग भी आम में होता है। आम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या है? ये मदर प्लांट है, इसके पास हम मूल ग्रंथ को लेकर आए हैं। दोनों में हमने इस तरह से चीरा लगाया और आपस में चिपका कर हम दोनों को बांध देंगे। जब जोड़ लग जाएगा तब हम क्या करेंगे कि ये जो सांकुर डाली है इसको नीचे से और मूल ग्रंथ को यहाँ ऊपर से काट देंगे, नया पौधा तैयार हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। ये इस तरह की ग्राफ्टिंग है। ये मूल ग्रंथ है। मूल ग्रंथ में हमने चीरा लगाकर इस तरह की शाखाओं को लाकर, पेंसिल मोटाई की शाखाओं को लाकर इस पे लगाते हैं और अच्छे से आपस में बांध देते हैं।
इस विधि का इस्तेमाल भी आम में होता है, इसका उपयोग भी हम आम में करते हैं। लेकिन गुलाब के व्यावसायिक प्रसारण की विधि कौन सी है? तो ये है टी बडिंग या टी कलिका है। आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलें। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा अविघटकारी है, या हम इसको कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग। तो नॉन रिड्यूसिंग कौन है? तो सुक्रोज। सुक्रोज जो है ये किस तरह की शर्करा है? नॉन रिड्यूसिंग शर्करा है। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग सुगर एज इट डज नॉट रिड्यूस। हमने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि इट डज नॉट रिड्यूस टोलेंस एंड फेलिंग रिएजेंट्स, है ना, इनके साथ रिड्यूस नहीं है, इसीलिए हमने इसको नॉन रिड्यूसिंग शर्करा कहा सुक्रोज। अब सुक्रोज एक तरह का क्या होता है? ये डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड क्यों है? क्योंकि ये ग्लूकोज ये एक मोनोसेकेराइड है, फ्रुक्टोज ये भी मोनो है, इनसे मिलकर बना है, इसलिए डाइसेकेराइड कहा। और ये कैसी शुगर है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर? क्योंकि ये किसके साथ अपचयन नहीं करती है? टोलेंस एंड फेलिंग रिएजेंट के साथ। आगे बढ़े, अगले प्रश्न की तरफ चलें। किस वैज्ञानिक ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी? तो सेल्मन बेकमैन, इन्होंने की थी स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की। लुईस पास्चर क्या है? पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन के लिए लुईस पास्चर फेमस है। और ये जो सिडनी ब्रेनर है, इन्होंने एमआरएनए की खोज की। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग खोज की। फ्लेमिंग ने किसकी खोज की? पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन आप सब जानते हैं, एंटीबायोटिक जो है, पहली इसी की खोज हुई थी। सेल्मन बाकमैन ने किसकी खोज की? तो इन्होंने भी स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है, ये भी है ना, एंटीसेप्टिक जो हम बोल सकते हैं वो है, प्रतिजैविक है। इसके बाद लुईस पास्चर ने पास्चुराइजेशन की खोज की थी। और ये जो सिडनी वार्नर है या ब्रेनर है, इन्होंने एमआरएनए की खोज की थी। अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग खोज है। आगे बढ़ते हैं, तो अधिकतम विटामिन ए किसमें है? तो हम यहाँ कह रहे हैं कि अधिकतम विटामिन ए किसमें है? तो ये आम में है। आम के अंदर विटामिन ए अधिक होता है। इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, PPKK। PPKK का मीनिंग क्या है? तो PPKK का मीनिंग है, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूं, पक्का आम, पपीता, कटहल, खजूर, ये विटामिन ए जो हमारे प्रमुख फलों में इनमें पाया जाता है, ये उसका सीक्वेंस लिखा हमने। संतरा या ऑरेंज आप जानते ही हो, विटामिन सी, बेल विटामिन B2। बनाना की अगर बात करें तो बनाना भी विटामिन ए है ना, ए भी इसके अंदर होता है। इन बाकी फलों से जो हमने क्रम लिखा इनसे कम होता है, ए होता है। इसके अलावा B6 एंड B12, ये अलग अलग प्रकार के फलों में अलग अलग विटामिन की हम बात कर रहे हैं। आप देखोगे मैंगो जो है, पका हुआ जो आम है, इसमें आप देखेंगे इनमें सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है। और ये चार प्रमुख जो फल हैं जिनमें विटामिन ए का क्रम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसी तरह से आगे बढ़े, अगले प्रश्न की तरफ चले। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है? तो
तो सबसे ज्यादा पानी गन्ने की खेती के लिए लगता है। गन्ने के लिए सबसे ज्यादा पानी लगेगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, टमाटर किस कुल का है? तो आप जानते ही हो कि टमाटर जो है सोलेनेसी कुल का है। अब गन्ने को देखो, जलमांग अगर पूछे तो जलमांग तो धान की ज्यादा होती है। सर्वाधिक जलमांग पूछे तो किसकी आएगी? धान की। लेकिन यहाँ पानी पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा पानी किसकी खेती के लिए लग रहा है। जलमांग की बात नहीं हो रही, पानी की बात हो रही। गन्ने को देखें तो गन्ने की जलमांग कितनी होती है? तो गन्ने की औसत जलमांग बता रहा हूं, वैसे तो इसकी जलमांग और ज्यादा है, लेकिन औसत जलमांग है 150 से 170 सेंटीमीटर ये है। जबकि धान की अगर देखें तो धान की कितनी है? औसत 143 से 167 सेंटीमीटर। ये चावल की है। बाकी बाजरा अरहर की दोनों की अगर देखें तो करीब 15 से 25 सेंटीमीटर, ये भी लगभग उतनी ही है, 15 से 20 सेंटीमीटर ये। हाँ, अगर प्रश्न आता है जलमांग का सर्वाधिक, तो सर्वाधिक जलमांग ये धान की होती है। इसकी जलमांग को हमने सर्वाधिक इसलिए कहा है क्योंकि जो धान है ये 4 मंथ की क्रॉप है। शुगर केन जो है ये 12 मंथ की क्रॉप है, और 12 मंथ में इसको धान से थोड़ा ज्यादा पानी लगता है। इसलिए सर्वाधिक जलमांग जब आएगी तो धान आएगा। बट वो एक फसल के लिए पानी पूछ रहा है, उसने यहाँ पर जलमांग की बात नहीं की है, यहाँ टाइम पीरियड की बात नहीं की है, तो सबसे ज्यादा पानी गन्ने को लगेगा। इसके बाद हम बात करें टमाटर का कुल कौन सा है? तो सोलेनेसी है ना। लेग्यूमिनेसी कुल में कौन आता है? तो जो दलहन होती है, दलहनी जो फसलें होती है वो इसमें आती है। दूसरी फेरी में बात करें तो इसमें कौन आता है? तो सरसों वर्गीय एवं गोभी वर्गीय जो है ये इनका कुल होता है। इसके अलावा कुकुरबिटेसी में कौन आता है? तो जो कद्दू वर्गीय है ये कुकुरबिटेसी में आते हैं। जबकि टमाटर किस में आता है? तो सोलेनेसी में आता है। आगे बात करते हैं भाई टेट्राजोलियम टेस्ट किसके लिए करेंगे? तो बीज की जीवन क्षमता को पता लगाने के लिए हम टेट्राजोलियम टेस्ट करते हैं। कौन सा धान्य नहीं है? तो चना जो है ये धान्य नहीं है। चना धान्य फसल नहीं है। चना क्या है? ये दलहन है। बाकी जो है गेहूं, चावल, मक्का, ये सब क्या है? धान्य है। तो टेट्राजोलियम एक तरह का परीक्षण होता है। ये बीज की जीवन क्षमता का पता लगाता है। मतलब बीज जो है वो जीवित है कि नहीं, अंकुरण क्षमता उसके अंदर है कि नहीं, उसके अंदर गुण है कि नहीं जीवित, उस जीवन क्षमता को पता लगाता है। कौन सा टेस्ट? टेट्राजोलियम टेस्ट। और ये जीवन क्षमता के आधार पर ही हम दाने और बीज को अलग करते हैं। दाना और बीज अलग अलग चीजें होती हैं, है ना। जो जीवित है वो बीज कहलाएगा, और जो जीवित नहीं है उसको हम दाना कहेंगे। ये दोनों के अंदर अंतर होता है। इस तरह से आगे बात करें, मध्य भारत की काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए है। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि अर्ध शुष्क और उष्ण कटिबंधीय के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में है। देखो, मिट्टी की बात चल रही है। कपास के लिए जो काली मिट्टी होती है ये सबसे अच्छी होती है, इसीलिए काली मिट्टी को कपास की काली मिट्टी भी कहते हैं। फिर हम बात करें आलू। आलू के लिए सैंडी लोम, बलुई दोमट। मूंगफली के लिए सैंडी या सैंडी लोम। सैंडी मतलब बलुई मृदा या बलुई दोमट। ये जो जिंजर है, अदरक है, इसके लिए भी सैंडी
लोम, बलुई दोमट मृदा अच्छी रहती है, क्योंकि ये बाकी सब जो है ये जमीन के अंदर लगने वाली फसलें हैं। तो जमीन के अंदर अगर हमने काली मृदा, चिकनी मृदा में लगा दिया तो इनका ठीक से विकास नहीं हो पाएगा, तो इन्हें बलुई या बलुई दोमट में उगाते हैं। जबकि कपास जो है इसके लिए काली मृदा सर्वोत्तम है। इसके बाद अगला जो आया, इसमें क्या खास बात है, इसमें खास बात यह है कि ये अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है इकलौता, ये हैदराबाद में है, इंडिया, है ना। नहीं तो अंतरराष्ट्रीय केंद्र हमारे यहाँ नहीं है, बाकी हमारे यहाँ बहुत सारे अनुसंधान संस्थान हैं, बट अंतरराष्ट्रीय की बात हो रही है, ये हैदराबाद। इसके बाद सबसे प्रभावी खरपतवार नियंत्रण का उपचार कौन सा है, तो समेकित जो होता है, इंटीग्रेटेड, जिसकी हम बात करते हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली की शुरुआत कहां से हुई, तो इजराइल से हुई। देखो सबसे प्रभावी उपाय, या इसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं, वो शब्द है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या होता है, सभी विधियों का एक साथ उपयोग करना। अब सभी विधियां मतलब यहां पर क्योंकि खरपतवार की बात आ रही है, तो खरपतवार नियंत्रण की जो विधियां हैं, जितनी भी विधियां हैं, उनका एक साथ इस्तेमाल करना, इसी को कहा जाता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, समेकित प्रबंधन। इसके अलावा समेकित समन्वित प्रबंधन भी कहा जाता है, समन्वित, एकीकृत भी इसे कहा जाता है। मतलब भौतिक विधि, रासायनिक विधि, जैविक विधि, कृषि विधि, सबका एक साथ उपयोग अगर करेंगे तो इसे कहा जाएगा इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट। और ये सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान समय के लिए। इसी तरह से आगे बात करें कि ड्रिप सिंचाई प्रणाली की शुरुआत कहां से हुई, तो इजराइल से हुई। इजराइल से इसकी शुरुआत हुई। भारत के अंदर ये कहां से आई, तो भारत में ये इजराइल से आई। कब आई, 1970 में। 1970 में ये इजराइल से भारत में आई। लेकिन ये जो विधि है ड्रिप, इसका विकास 1959 में ही हो गया था। किसने किया, सिमचा ब्लास, ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने किया था। भारत में 1970 में आई। अभी अगर हम देखें इसका एरिया, तो भारत में 5.5 मिलियन हेक्टेयर जो है ये इसका एरिया है। सबसे ज्यादा कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के बाद आता है महाराष्ट्र। ये हमारे यहाँ की स्टेट है जहां पर मैक्सिमम एरिया की बात हो रही है। ये कुल एरिया है टोटल 5.5 मिलियन हेक्टेयर। 1970 में ये इंडिया में आई, इजराइल से आई। और ये कब इन्वेंट हो गई थी, 1959 में। कौन ने की, सिमचा ब्लास। इस तरह से हमने बात की। आगे चले, निम्न में से कौन सा जीव कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए सबसे उत्तम है, तो ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा सबसे उत्तम है। किसको फलों का राजा, तो आम को हम फलों का राजा कहते हैं। भाई ट्राइकोडर्मा क्या है, ट्राइकोडर्मा फंगस है और ये किसी भी कार्बनिक पदार्थ को सड़ाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, बाकी सारे जीवाणु। इसके अलावा आम जो है इसे हम फलों का राजा कहते हैं। ये वाला जो प्रश्न है ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। इसके बाद आगे बढ़े, IFS। अभी मैंने बताया था कि आई का मीनिंग होता है इंटीग्रेटेड, तो ये हो गया इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इसके बाद क्या है, निम्न में से लवणता के लिए अधिक सहिष्णु की हम बात कर रहे हैं, कौन है, तो ये है चुकंदर। यहां पर हम बात करेंगे, देखो जरा, IFS, इंडियन फार्मिंग सिस्टम।
यहाँ इंडियन फार्मिंग सिस्टम नहीं है ये, IFS का मतलब है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। आई शब्द देखते ही हमारा दिमाग सीधा कहाँ जाता है, इंडियन, और पहला ही ऑप्शन में हमको इंडियन दिखा, हम लगा देते हैं। लेकिन यहाँ इंटीग्रेटेड की बात हो रही है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इसका मीनिंग क्या हो गया कि वही फार्मिंग के सारे तरीके हमको एक साथ अपनाना, मिक्स्ड फार्मिंग भी हमारे को करना है, इंटेंसिव भी करना है ना। मतलब हम क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री भी करेंगे और जो एग्रीकल्चर सपोर्टिव बिजनेस है वो भी करेंगे, तो इसे कहा जाएगा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, IFS। अब यहाँ पर बात आती है, यहाँ हम बोल रहे हैं सहिष्णुता और अंग्रेजी में बोल रहे हैं टॉलरेंस। ये क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पर आपको अंग्रेजी के हिसाब से चलना है टॉलरेंस। कौन टॉलरेट कर सकता है, कौन सहन कर सकता है। तो चुकंदर जो है ये सबसे ज्यादा पीएच को इन फसलों में से सहन कर सकता है, जबकि चावल तो आप जानते ही हो कि दोनों के लिए सहनशील है। 4 से 8 पीएच तक चावल या धान को कोई प्रॉब्लम नहीं। अम्लीय मृदाओं में उगाएंगे तो ये उसके पीएच को बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्षारीय में लगाएंगे पीएच को घटाने की कोशिश करेगा। याद रखना, हिंदी अंग्रेजी दोनों अगर देखेंगे ज्यादा सही कौन सा माना जाएगा, अंग्रेजी का। ये बात आपको ध्यान रखना है सभी को। इसके बाद उपयुक्त स्थिति में भारत में प्रयुक्त फास्फेटिक उर्वरकों की दक्षता कितनी है, तो 15 से 20% ही इसकी दक्षता होती है। क्या डालकर मिट्टी की संरचना में सुधार कर सकते हैं, तो जैविक खाद। देखो, जो फास्फेटिक उर्वरक होते हैं इनका अधिकतम भाग, या ऐसा कहें कि ये ज्यादातर क्या होते हैं, अघुलनशील। अघुलनशील होते हैं। मृदा में डालने के बाद ये बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, और स्थिर हो जाते हैं इसलिए काम में 15 से 20% ही आएगा। इसलिए इसकी दक्षता, इफिशियंसी जो है 15 to 20%। अब सॉइल में क्या डालेंगे हम, तो उसकी संरचना में सुधार होगा। तो जैविक खाद या ऑर्गेनिक मैन्योर अगर हम डालते हैं तो ये सॉइल की कंडीशन को इंप्रूव करता है। क्लियर। तो ये जो प्रश्न है ये ICR में पिछले वर्ष के जो हमारा पेपर था उसमें पूछे गए थे। मैंने आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन जो थे वो सारे बताए। एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको अगले लेक्चर में बताए जाएंगे। उससे आप एनिमल में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आप देख सकते हो। आपको ICR की परीक्षा के लिए मेरी तरफ से और MG कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को मैं एडवांस में बेस्ट ऑफ लक कह रहा हूं। अच्छे से तैयारी करें और बहुत अच्छा स्कोर लेकर आए। धन्यवाद दोस्तों।